श्रम प्राकृतिक संसाधनों की लूट, बेरोजगारी, महंगाई, सरकार संपोषित पूंजीवाद और सांप्रदायिकता को समाप्त करने का सामूहिक संकल्प। समाज, देश या राष्ट्र के सामने कभी कभी ऐसी अभूतपूर्व चुनौतियां आ जाती है जिसका सामना असाधारण सूझ, जागरूकता एवं सामूहिक संकल्प के द्वारा ही किया जा सकता है। हमारा देश आज ऐसी ही चुनौतियों के समक्ष खड़ा है। वर्तमान केंद्रीय सरकार एवं दक्षिणपंथी प्रतिगामी विचारधारा से पहचानी केंद्र व कई राज्य सरकारों की कार्रवाइयों के चलते स्वतंत्रता आंदोलन संविधान की प्रस्तावना में वर्णित एवं सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों के समक्ष खतरा उत्पन्न हो गया है। मानवीय और प्राकृतिक अधिकारों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, न्याय के अवसर सीमित हो रहे हैं और राज्य की संस्थाएं अपना अस्तित्व खोती जा रही हैं। ईडी, सीबीआई, एनआईए जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग कर विपक्ष एवं विरोधी दलों की सरकारों को या तो गिराया जा रहा है या फिर उन्हें शरण में आने के लिए मजबूर किया जा रहा है। विपक्ष भी एक तंत्रात्मक राजनीतिक व्यवस्था आरएसएस और भाजपा सरकार के एजेंडे पर है। सच्चाई को उजागर करने वाले पत्रकारों, बुद्धिजीवियों और आम जनों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं को फर्जी मुकदमों के सहारे जेलों में भर्ती किया जा रहा है। मजदूरों, किसानों, युवाओं और आदिवासियों के हितों की रक्षा करने वाले कानूनों को शिथिल किया जा रहा है या फिर बदला जा रहा है। जनता के संघर्ष के द्वारा यूपीए सरकार के समय हासिल अधिकारों, भू अर्जन कानून 2013, सूचना अधिकार कानून, खाद्य सुरक्षा कानून, वन अधिकार कानून 2005 निष्प्राण कराने की कोशिश जारी है। 3 कृषि कानूनों के जरिए खेती किसानी के कानूनीकरण करने की साजिश को किसानों ने अपने जीवन के संघर्ष के बल पर निरस्त करने में सफलता पाई, लेकिन इस बार गेहूं की कम खरीद कर सरकार ने अपना इरादा जाहिर कर दिया। सेना को युवा बनाने के मुद्दे पर अग्निपथ और अग्निवीर जैसी योजना लाई गई। युवाओं की बढ़ती बेरोजगारी को हल करना सरकार की प्राथमिकता में नहीं है। यह पूरी तरह जुओं में तब्दील हो चुका है। युवाओं में व्यापक निराशा और क्षोभ अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद व्यापक तोड़फोड़ के रूप में प्रकट हुआ। सामाजिक सुरक्षा और लोक कल्याण के जिम्मेवारियों से सरकार अपने को अलग कर रही है। मनरेगा जैसी योजनाओं का आवंटन कम किया जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि कोविड काल में मनरेगा योजना ग्रामीणों के लिए जीवनदायिनी योजना के रूप में रही है। जहाँ एक और युवा बेरोजगारी जैसी समस्या से जूझ रहा है तो आम जन महंगाई से ग्रस्त है। महंगाई दर लाल निशान के ऊपर चला गया है। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। आमदनी घट रही है और दूसरी ओर महंगाई ने साधारण लोगों का अवसर बिगाड़ दिया है। गैस आज की आसमान छू रही है। स्वास्थ्य और शिक्षा का खर्च बढ़ता ही जा रहा है। कॉलेजों के फीस बढ़ाए जा रहे हैं और अस्पतालों की लूट को हम सभी ने कोविड काल में अच्छी तरह से देख लिया है। यह दौर दो उपक्रमों, पब्लिक सेक्टर और प्राकृतिक संसाधनों की लूट का दौर है। वर्तमान केंद्र सरकार इस लूट का मार्ग प्रशस्त कर रही है। शास्त्रीय पूंजीवाद के आधार पर सरकार संपोषित पूंजीवाद की नीति अपनाकर चिन्हित व्यापारियों को फायदा पहुँचाया जा रहा है। सरकार चुनिंदे पूंजीपतियों के प्रवर्तक के रूप में कार्यरत रेलवे, एयरपोर्ट और नौ परिवहन पर एक ही व्यक्ति ताबिज होता जा रहा है। संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित समाजवाद और नीति निर्देशक तत्वों का खुला उल्लंघन है। विगत दिनों के विभिन्न राज्यों में आयोजित चुनाव परिणामों को लेकर भी संदेहजनक स्थिति का निर्माण हुआ है। चुनाव में पहले से भी जाति, धर्म, समीकरण, धन और बहुबल का इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन प्रशासनिक हस्तक्षेप के द्वारा चुनावी नतीजों को प्रभावित करने का करना हाल में ज्यादा मुश्किल हुआ है। चुनाव आयोग की भूमिका भी एक विशेष दल और उसके गठबंधन के प्रति झुका है। संसदीय जनतंत्र चुनाव महत्वपूर्ण है, परंतु नतीजों का एक गंभीर संकट की ओर इशारा करता है। पिछले 10 वर्षों में विपक्ष के डिस्कोर्स बदलने की लगातार कोशिश हो रही है।
और जनता के मुद्दों शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, कल्याणकारी योजनाएं और अधिकार की बातें गौर की जा रही है और धार्मिक वर्चस्व स्थापित करने से संबंधित मुद्दों को वैचारिक पटल पर प्रमुखता से लाया जा रहा है। प्रगतिशील शक्तियां भी इन मुद्दों के निर्विघ्न प्रसार के लिए विवश हो रही है। इस प्रकार के विचारात्मक काम में मीडिया की भूमिका नकारात्मक और विध्वंसकारी है। हर ऐसे मुद्दों को उन्मादी आवेग के साथ प्रस्तुत किया जाता है। जिहाद, 3 तलाक, हिजाब, तबलीगी जमात द्वारा कोरोना प्रसार, जनसंख्या विक्षोभ आदि ऐसे ही मसले हैं। इनके द्वारा घृणा और जुड़ाव की गतिविधियों को बढ़ाया जाता है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को निर्दोष बनाया जाता है। एक वैचारिक समूह द्वारा विधायिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करने के बाद संविधान की संरक्षक इकाई न्यायपालिका को दोगला किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय तक नियंत्रण का वादन पहुंच गया है। तीस्ता सितवार और हिमांशु कुमार पर जिस तरह से जुर्माना और मुकदमे की तारीफ की गई है वह हैरत अंगेज है। दी नहीं विपन्न विजय माल्या पर 2000 का और राज्य सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु कुमार पर 5 लाख रुपए के जुर्माने के द्वारा कोर्ट ने अपनी न्यायप्रियता का दायरा बना दिया है। बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि विवाद तथा फेर दिन का फैसला इसी कड़ी में है। धारा 370 तथा 63 मामले में न्याय का विलंबीकरण अभ्यास नहीं है। इस तरह से देखा जाए तो भारत में की आबादी दक्षिणपंथी विचारधारा पर आधारित सर्वसत्तावादी शासन की स्थापना का प्रयास निरंतर तेज होता जा रहा है। संसदीय विपक्ष और जन विपक्ष को खत्म करने के नमूने रोज दर्जनों में आ रहे हैं। राहुल गांधी जैसे नेताओं को भी कोई नहीं बल्कि मेधा पाटकर जैसी सामाजिक कार्यकर्ता को भी फर्जी मुकदमों में फंसाकर किनारे करने की साजिश हो रही है। असहमति और विरोध की हर आवाज को दबाया जा रहा है। असंसदीय शब्दों का ताजा सूची के द्वारा आलोचना की कठोरता पूर्ण हो जाएगी। संसद परिसर में अब कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा। अर्थात सरकार के विरोध में कोई कार्यक्रम संसद के अंदर कर पाएंगे और न बाहर। याद करें, किसानों को दिल्ली आने से रोका गया था। उनके रास्ते में कीड़े डाले नहीं थे, कटीले तारों के बाढ़ लगाए गए थे और गड्ढे खोदे गए थे। भारत राज्यों का संघ है, अर्थात यहाँ की राजनीतिक संरचना फेडरल है, लेकिन इस बीच संघीय स्वरूप को भी कई आघात लगे हैं, जिसमें से एक है जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली। कई प्रकार के टैक्स पहले राज्य सरकारें वसूल करती थी, पर अब बिक्री कर समेत कई कर है जो केंद्र सरकार द्वारा वसूली जाती है। वन नेशन वन टैक्सेशन के नाम पर प्रांतीय सरकारों के दायित्व और अधिकार का केंद्रीकरण कर लिया गया है। इसमें से प्रांतीय सरकारों के हिस्से जो कर की राशि उन्हें मिल जानी चाहिए उसे केंद्र सरकार रोक देती है। खासतौर पर ऐसा बर्ताव विरोधी दलों के प्रांतीय सरकारों के प्रति होता है। इस तरह से प्रांतों के अधिकार और केंद्र सरकार की अनुकंपा का अनुसार हो रही है। यहाँ यह दिलचस्प तथ्य बताना उचित रहेगा कि उस राज्य सरकारों ने भी कर वसूली के अपने अधिकार को केंद्र सरकार को खुशी खुशी सौंप दिया था। कोविड-19 के नियंत्रण के लिए तुगलकी लॉकडाउन की घोषणा भी प्रांतीय सरकारों के अधिकार क्षेत्र का प्रमुख था। तो हम क्या करें? उपरोक्त विवरण को पढ़कर जानकर कोई भी सचेत और संवेदनशील व्यक्ति दबाव में आ सकता है, निराशा भी हो सकता है। हालांकि आप सभी इन परिस्थितियों से अनजान नहीं हैं, पर क्या गांधी, विनोबा, जयप्रकाश के विचारों से प्रेरित जमात को दबाव में आने या विराज होने का है? कतई नहीं। चुनौतियां चाहे जितनी कठिन हो, हम समुचित दृढ़ता के साथ उसका सामना करने का संकल्प करते हैं, बिना किसी आग्रह, बिना किसी डर की भावना के। बाकी समाज बहुवादी है, उसे एक बनाने की कोशिश विकृतियों और प्रक्रिया को जोड़ेगी। इसलिए हमारे समुदाय, संस्कृति, भाषा, धर्म को सम्मान देना, उसके लिए माहौल बनाना, उसके विकास का अवसर निर्मित करना हमारा कर्तव्य है। सर्वधर्म समभाव हमारे इस विचार को अभिव्यक्त करता है। भारत में कई धर्म है, पर उसमें न कोई छोटा है न बड़ा, भले ही उसकी संख्या कम या ज्यादा, उसे अपना समझना, उसके प्रति सद्भाव रखना गांधीवादी परंपरा की विशिष्टता है। हमें आज
सूत्र पर फिर से जोर देना है और समाज के विभिन्न धर्मावलंबियों के बीच सर्वधर्म प्रार्थना को एक अभियान बना देना है। हम यह भी देख रहे हैं कि धर्म निरपेक्षता को धर्म का विरोध बताया जा रहा है, परंतु सर्वधर्म संभाव या समाज को जोड़ने की नीति है, वह धर्म निरपेक्षता राजनीतिक नीति है। इसका तात्पर्य है कि राज्य अपना निर्णय धर्म विशेष के प्रति जुड़ाव या लगाव के आधार पर नहीं है और राज्य का कोई धर्म नहीं है। धर्म एक निजी मामला है। नागरिक किसी भी धर्म को मानने या न मानने के लिए भी स्वतंत्र है। इसी के साथ हमें परंपरा के नाम पर चली आ रही सामाजिक कुरीतियों, कर्मकांडों और पाखंड को दूर करने का भी अभियान चलाना है। हमें सामाजिक श्रेष्ठता के प्रति चिन्ह को वर्धित करना है। हमारे समाज में मृत्यु भोज के रूप में एक जघन्य प्रथा कायम है। इसका क्या औचित्य है? हमारे ग्रामीण समाज में मृत्यु भोज की अनिवार्यता साधारण लोगों के ऊपर एक भारी आर्थिक बोझ के रूप में क्या समाज सिर्फ पूजा पाठ से श्राद्ध कर संपन्न नहीं कर सकता? हम यह भी देखते हैं कि किसी नौजवान की असामयिक मृत्यु के बाद भी श्राद्ध भोज का आयोजन होता है। एक संवेदनशील समाज कैसे किसी युवा की मृत्यु पर भोज खा सकता है? हमें ऐसी निष्ठुर प्रथाओं का कट्टर विरोध करना चाहिए। कम से कम हम श्राद्ध भोज का वर्जन तो जरूर करना चाहिए। समाज सुधार, धर्म सुधार की हमारे देश में गौरवशाली परंपरा रही है। हमें भी इन सुधारों को जारी रखना है। यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इस संदर्भ में हमारी शिथिलता से ही नकारात्मक प्रवृत्तियों को बल दिया है। इस प्रसंग में हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि विनोबा जी ने कहा था, यह युग धर्म और राजनीति का नहीं बल्कि रूहानियत और विज्ञान का है। विज्ञान ने हमारे जीवन को आसान बनाया है, लेकिन साथ ही विलासता और ध्वंस के साधन भी जुटाए हैं। विज्ञान की दिशा तो रूहानियत तय करती है, मानवीय नैतिक मूल्य निर्धारित करते हैं। विज्ञान के आविष्कारों से ज्यादा जरूरी है मनुष्य का वैज्ञानिक चिंतन। इस चिंतन प्रक्रिया से सत्य को परखने तथा परिस्थितियों के अवलोकन का सामर्थ्य विकसित होता है। साम, दाम, दंड और भेद राजनीति के चार गुण माने गए हैं। वास्तव में गुण नहीं अवगुण है। राजनीति का और एक प्रचलित है कि इसमें सब कुछ जाएगा, लेकिन गांधी जी ने राजनीति में सत्य, अहिंसा, पारदर्शिता, शुचिता और ईमानदारी जैसे मूल्यों को स्थापित किया। आज की पतनशील राजनीति को फिर से इन मूल्यों की बुनियाद पर पुनर्गठित करने का दायित्व इस जमात पर है, पर यह तब संभव होगा जब समाज भी इन मूल्यों पर आधारित हो। इसलिए हम राजनीति से बेरुखी का संबंध नहीं रख सकते। यह एक वास्तविकता है, इसे हमें दिशा देनी है, लेकिन राज्य सत्ता मुखी राजनीति नहीं, जनसत्ता मुखी राजनीति के द्वारा जनसत्ता की इकाइयों को मजबूत कर, ग्राम सभा पंचायती राज को सशक्त कर, जनमत को जागरूक और संगठित कर हम इस लक्ष्य की दिशा में आगे आप डिस्टर्ब माफ कीजिए। आज पंचायती राज व्यवस्था विकेंद्रीकरण के बजाय राज्य का विस्तार के रूप में अस्तित्व में है। इसे सही मायने में जनता की इकाई के रूप में कायम करना है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता की सक्रियता और भागीदारी ही इसकी सफलता का मानदंड है। आधिकारिक भागीदारी संपन्न लोकतांत्रिक व्यवस्था और नैतिक मूल्यों पर आधारित राजनीतिक संस्कृति के द्वारा ही आज के राजनीतिक माहौल को बदलना संभव है। जब किसी सर्वसत्तावादी राजनीतिक विचारधारा को राज्य सत्ता का संबंध मिल जाता है तो बेलगाम, निरंकुश और उन्मत्त हो उठता है। ऐसी स्थिति में इस विचारधारा से संचालित दल को सत्ता से बेदखल करना भी तात्कालिक दायित्व है। हम इस दायित्व से मुंह नहीं मोड़ सकते। भारत आज युवाओं का ही नहीं बल्कि युवा बेरोजगारों का देश बनकर रह गया है। युवाओं के श्रम और उत्पादन की प्रक्रिया से विच्छिन्न हो जाने के कारण उन्मत्त गंभीर रिक्तता एवं अवसाद का निर्माण कर रहा है। युवाओं में आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति इसी बात का संकेत है। इससे समाज में अवांछित गतिविधियों के बढ़ जाने का खतरा है। इसलिए युवाओं के नियोजन की समग्र योजना बननी चाहिए। नौकरी के द्वारा हर किसी को रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जा सकता, परंतु रिक्त पदों पर बहाली तो हो सकती है। हर युवा को श्रम और उत्पादन से जोड़ना अर्थव्यवस्था की प्राथमिकता तदनुसार उसके पुनर्गठन पर निर्भर करता है। खेती, खादी, ग्रामोद्योग, उद्योग, डेयरी उद्योग,
खाद्य प्रसंस्करण, छोटे व्यवसाय आदि को नीतिगत स्तर पर प्रश्रय तथा सहयोग प्रदान करना होगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक क्षेत्र के विकास पर ज्यादा तवज्जो देनी होगी। सर्वोदय जमात कभी भी सिर्फ क्रिया करने वाला समूह नहीं रहा है। रचनात्मक कार्यों के द्वारा समाज में वैकल्पिक व्यवस्था निर्माण के प्रयासों की हमारी एक समृद्ध परंपरा रही है। गांधी जी के 18 रचनात्मक कार्यक्रम आज भी मार्गदर्शक की भूमिका में है। विनोबा जी द्वारा प्रेरित गुदान एवं ग्रामदान के द्वारा सहयोग का अतुलनीय प्रयोग हुआ है। समत्व और सहयोग हमारे रचनात्मक कार्यक्रम के मूल चालक शक्ति है। इसी तरह खादी गांधीवादी सर्वोदय समूह की प्राण शक्ति है। खादी विचार भी है और व्यवहार भी है। यह वस्त्र के संबंध में आत्मनिर्भरता का अभियान है। शोषण से मुक्ति का सहयोग रहा है। हाथ से कटा हुआ और हाथ से बुना हुआ ही खादी है, परंतु आज खादी को विकसित